नमस्कार बच्चों, सभी बच्चों का जय महादेव। विद्याकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जी भर के भरपूर स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा 12 बज चुके हैं दोपहर के और हमारी क्लास सामाजिक विज्ञान की प्रारंभ हो चुकी है। आज हम देखने वाले हैं खनिज तथा ऊर्जा संसाधन वाले चैप्टर को। हम बहुत ही खूबसूरत चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। ये आपका कृषि के बाद अगला चैप्टर है, भूगोल से संबंधित चैप्टर है ये, और ये चैप्टर नंबर 5वां है आपका कक्षा 10 वाले विद्यार्थियों के लिए। आज की क्लास में हम खनिज देखेंगे। ये खनिज होता क्या है, खनिज कहां पर पाए जाते हैं, ये कुछ प्राइमरी या बेसिक बातें हम खनिज के बारे में देखने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ देखेंगे खनिज कितने प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, लोह खनिज, अलोह खनिज, सब इस चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा। देखते हैं हमसे कौन कौन जुड़ चुका है। सुमित कुमार, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून सभी बच्चों को, गुड आफ्टरनून, नमस्कार सभी बच्चों को मेरा। जल्दी से आप लोग आ जाइए, फिर मेरी जो क्लास है उसे मैं प्रारंभ करूंगा और देखने का प्रयास करेंगे कि ये खनिज होता क्या है। आपने सुना भी होगा खनिजों के बारे में, काफी खनिजों के बारे में, बॉक्साइट वगैरह बहुत सारे खनिजों के बारे में आपने सुना होगा। आज हम देखेंगे कि एक खनिज होता क्या है, किस तरीके से हम इसको परिभाषित करते हैं, या खनिज के कितने प्रकार होते हैं, या भारत में खनिज कहां कहां पाए जाते हैं, क्या स्थिति है भारत में खनिज की। आ जाइए जल्दी से। सर 5 चैप्टर पर आ गए? हाँ जी बिल्कुल 5 चैप्टर पर आ गए हम। वीडियो को लाइक करते रहिए, बिल्कुल लाइक करते रहिए। गलत बात है आप लोग लाइक नहीं करते हो, मास्टर को मोटिवेशन नहीं मिलता, जिस वजह से मास्टर में कभी कभार एनर्जी लॉस हो जाती है। एनर्जी लॉस जानते हो, E बराबर mc²। द्रव्यमान को एनर्जी में और एनर्जी को द्रव्यमान में कन्वर्ट किया जा सकता है। जल्दी से आ जाइए। हाँ ज्ञान प्रकाश पांडे, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, नमस्ते बेटा, बिल्कुल नमस्ते सभी बच्चों को, नमस्ते। आ जाइए जल्दी से। हाँ गुड आफ्टरनून आदित्य, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। नूर गुल यूपी बामन, अल्लाह का बंदा, गुड आफ्टरनून। वाह क्या नाम रखा है आपने। अंशिका शुक्ला, बिल्कुल बिल्कुल सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। चलिए वीडियो को लाइक करते रहिए। देखो कितनी गंदी गंदी बातें मुझे बार बार कहना पड़ता है, रोज रोज कहना पड़ता है, थक गया हूं इन बातों को कहते कहते। ये बातें मुझे शोभा नहीं देती लेकिन कहना पड़ता है। आप तो टेस्ट लेने वाले थे, एक चैप्टर और पढ़ लीजिए उसके बाद टेस्ट ले लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिव्या शुक्ला हाय सर, हाय साची पांडे हेलो सर, बिल्कुल। पवन यादव नमस्ते नमस्ते, बिल्कुल। देखिए बच्चों आज का जो हमारा चैप्टर है वो भूगोल विषय से संबंधित है। यानी किस विषय से संबंधित है? भूगोल विषय से संबंधित है। चलिए किससे संबंधित है? भूगोल विषय से संबंधित है। किससे संबंधित है? भूगोल विषय से। भूगोल, भूगोल चैप्टर कौन सा है? ये चैप्टर है आपका 5वां। इससे पहले हम कृषि वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं, चैप्टर 4 को हम पढ़ चुके हैं काफी अच्छे तरीके से। चैप्टर 5 नाम है इसका खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। ये बेटा इस चैप्टर का नाम है, यानी खनिजों के बारे में पढ़ना है हम इस चैप्टर में हमें, और ऊर्जा संसाधन के बारे में भी बहुत कुछ पढ़ना है इस चैप्टर के जरिए से। जल्दी से आप लोग आ जाइए। हाँ लाइक कर दिया, बिल्कुल बिल्कुल लाइक कर दिया आपने, मुझे पता है, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाइए जल्दी से आ जाइए। चलिए तो क्या आप लोग रेडी हो क्लास के लिए? जल्दी बताइए आप लोग रेडी हो क्लास के लिए? मैं क्लास को प्रारंभ करूं, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भी बच्चे को? हाँ वंटीपाल हेलो सर, बिल्कुल बिल्कुल जल्दी से आइए आप लोग। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्या हुआ भाई हमारे लैपटॉप में? हम तो दिखाई ही नहीं दे रहे लैपटॉप में। चलिए दिखाई दे लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल चलिए रेडी हो आप लोग? न्यूटन यादव मैनपुरी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी सर आगे चलिए, आगे चलते हैं। थोड़ा अपनी गाड़ी में पेट्रोल डाल लें, उसके बाद अपनी गाड़ी स्टार्ट होगी और सीधे लक्ष्य पर जाकर रुक जाएगी। आप भी अपनी अपनी गाड़ी में सभी लोग ईंधन का प्रयोग कर लीजिए, ईंधन डाल लीजिए। अब 1 घंटा आपकी गाड़ी बगैर कहीं रुके हुए लगातार चलती रहेगी, मेरे साथ चलती रहेगी। इसलिए किसी भी बंदे को अगर डीजल की जरूरत है, पेट्रोल की जरूरत है, ईंधन की जरूरत है, तो वो अपना अपना बोतल में
पास में रखे ताकि लगे उसे कभी कि मुझे मेरा ईंधन खत्म होने वाला है, तुरंत वो उसको ग्रहण कर ले। चलिए सबसे पहले देखते हैं बेटा हम ये खनिज है क्या। सर खनिज क्या है, खनिज की कोई एक ऐसी परिभाषा बताइए जो काफी इजी हो, जिसे हम आसानी से खेलते खेलते याद कर सकें। बड़ा ही भयानक भयानक परिभाषा किताबों में दी गई है, समझ में नहीं आते हमारे। कोई बात नहीं, उसका भी तोड़ मेरे पास है, उसको भी मैं आपको बड़ा ही सरल सिंपल लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करूंगा। पहले हम देखते हैं किताब की परिभाषा, किताब क्या कहना चाहती है देखते हैं। खनिज प्रकृति में पाए जाने वाले समरूप तत्व हैं। यानी कि पहले वाक्य में बताया है परिभाषा ने कि खनिज प्रकृति में पाए जाने वाले समरूप तत्व हैं, एलिमेंट हैं, जिनकी संरचना एक समान होती है। यानी खनिज क्या होते हैं, खनिज हमारी प्रकृति में नेचर में पाए जाने वाले एक समान तत्व हैं, एक समान तत्व हैं जिनकी संरचना एक जैसी होती है, यह बताने का प्रयास यहां पर किया गया है। यह कई रूपों में प्राप्त होता है। हीरा कठोर है जबकि चूना नम। यानी आपका जो खनिज है वह आपको कई रूपों में देखने को मिल सकता है, जैसे कि कठोर और जैसे कि नम। उदाहरण के तौर पर आप हीरा को देखोगे तो हीरा कठोर है, लेकिन अगर चूना देखोगे आप तो चूना क्या है, नम है। खनिजों की संरचना में यह विविधता क्यों है। अब प्रश्न यह है कि जो खनिजों की जो बनावट है इसमें विविधता क्यों है, क्यों कुछ खनिज कठोर है, क्यों कुछ खनिज नम है, ऐसा क्यों है, यह भी प्रश्न यहां पर उठता है। तो बेटा ये तो हुई किताब की परिभाषा, शायद हो सकता है कुछ बच्चों के समझ में ये ना आई हो, कोई बात नहीं, हम समझाते हैं उस खनिज की परिभाषा। देखिए एक वाक्य में एक लाइन में परिभाषा देने का प्रयास करूंगा। खान से प्राप्त होने वाले भौतिक पदार्थ को, किससे, खान, खान से प्राप्त होने वाले भौतिक पदार्थ को खनिज कहा जाता है। इसके अलावा कुछ याद रहे ना रहे, इतना आप याद रख लीजिए, खान से प्राप्त होने वाले खनिज को खान से प्राप्त होने वाले भौतिक पदार्थ को खनिज बोला जाता है। इसके अलावा इससे सरल परिभाषा पूरे इस पृथ्वी ग्रह पर आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए अगर आपको लगता है कि सर हमें इजी परिभाषा सीखनी है तो बिल्कुल लिख लीजिए इसे। क्या लिख सकते हो, खान से प्राप्त होने वाले भौतिक पदार्थ को, खान जानते हो, मोहम्मद खान, सरफराज खान, ये वो वाला खान नहीं है। खान का मतलब जहां से कोयला वगैरह निकलता है वो वाली खान की बात कर रहा हूं मैं। खान से प्राप्त होने वाले, क्या, खान से प्राप्त होने वाले भौतिक पदार्थ को, किसको, भौतिक पदार्थ को, खान से प्राप्त होने वाले भौतिक पदार्थ को खनिज कहा जाता है। ये इसकी एक लाइन की परिभाषा हो गई, आप इसे याद रख सकते हो, खनिज कहा जाता है। ये क्या है, ये आपकी एक लाइन में हमने परिभाषा देने का प्रयास किया। अगर इसको याद रखना चाहो ये भी कोई ज्यादा कठिन नहीं है, और इसकी जो सरल परिभाषा है मैंने यहां पर लिख दी है, इसको याद करना चाहो इसको भी याद कर सकते हो। हीरा कहां मिलता है सर, ज्ञान प्रकाश पांडे, हीरे की खानें हमारे घर में हैं, हीरे की खान के ऊपर हमारा घर बनाया गया है, हमारे घर में हीरे की खानें मिलती है, हीरे हैं हमारे पास बहुत सारे, उसकी कोई कमी नहीं है। हाँ अश्विनी यादव, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। बेटा भारत में हीरा जो देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में देखने को मिल जाएगा। हीरा पन्ना का नाम सुना है, हीरा पन्ना साथ में लेते हैं ना, हीरा पन्ना, तो मध्य प्रदेश का एक पन्ना जिला है, वहां पर पन्ना जगह है, वहां पर आपको हीरा की खानें देखने को मिल जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल सालू राय, गुड आफ्टरनून सालू राय, बिल्कुल गुड आफ्टरनून। तो मेरे ख्याल से आप सभी बच्चों को ये जो खनिज है, क्या खनिज, इसकी एक सरल परिभाषा मिल चुकी होगी कि खान से प्राप्त होने वाले
भौतिक पदार्थ को हम लोग खनिज के नाम से जानते हैं। ऐसा हम सरल परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं। झूठ क्यों बोल रहे हैं सर? अरे मेरे लाल न्यूटन, तुम्हें विश्वास नहीं है तो मेरे घर आके देख लीजिए, वहां आपको हीरा ही हीरा मिलेगा, हीरा के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। हाँ मनोज कुमार चौरसिया, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। हाँ, मध्य प्रदेश के पन्ना में आपको हीरे की खानें देखने को मिल जाएंगी। अब ऐसा मत करना आप लोग हीरे को लूटने के लिए मध्य प्रदेश रवाना हो जाओ, सोचो कि सर ने बताया हीरा तो वहां मिलता है मध्य प्रदेश में, क्यों ना हम हीरे की खान में ही 2-4 हीरे चुरा लें, हमारी 2 से 4 पीढ़ी बैठकर गुजारा कर लेंगे। ऐसा मत करना, वरना कहां जाओगे? तिहाड़ जेल में, तिहाड़ जेल भेज दिया जाएगा। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून, नमस्ते बेटा, नमस्ते। म्यूजिक फैक्ट्री जल्दी से आप आ जाइए, कोई बात नहीं, कोई लेट नहीं हुआ। चलिए सर, फिर तो आपको लूटना पड़ेगा। अरे बेटा, वो नकली हीरे हैं, असली हीरे नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि मेरे घर में असली हीरे हैं या नकली हीरे, मैंने ये कहा है हीरे हैं हमारे घर में। हीरे का मतलब है नकली हीरे, जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती। चलिए, तो ये क्या हुआ? ये हमारी खान से प्राप्त होने वाले भौतिक पदार्थ को हम लोग खनिज के नाम से जानते हैं। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, बात यह आती है कि सर खनिज पाए कहां जाते हैं, खनिज किस जगह पर है भारत में? देखिए, जहां पर पठार वगैरह होंगे, क्या होंगे? पठार वगैरह होंगे, वहां पर खनिजों की मात्रा सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। कहां पर? जहां पर पठार वगैरह होंगे, वहां पर खनिजों की मात्रा ज्यादा देखने को मिलेगी। जैसे छोटा नागपुर का पठार, जैसे मालवा का पठार, जैसे दक्कन का पठार, यहां पर खनिजों की मात्रा ज्यादा देखने को मिलेगी। ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं खनिज कहां पर है हमारे भारत में, या खनिज कहां कहां पाए जाते हैं, खनिज कहां कहां नहीं पाए जाते। ये क्या है? ये परिभाषा है, जो परिभाषा हमने यहां पर आपको देने की कोशिश की है किताब वाली, वही परिभाषा है। चट्टान खनिजों के समरूप तत्वों के यौगिक हैं। कोई चट्टान एक खनिज से बनी होती है, जबकि अधिकतर चट्टानों में कई खनिज भिन्न भिन्न अनुपात में विद्यमान होते हैं। चट्टान तो जानते ही होंगे, क्या? चट्टान सेल, सेल सुना है? चट्टान या सेल को तो आप जानते ही होंगे। वह कहीं ना कहीं या तो किसी एक खनिज से मिलकर बनी होगी, या कई प्रकार के खनिजों से मिलकर आपकी चट्टानें बनी होती हैं। अब तक 2000 से अधिक खनिजों की जानकारी प्राप्त की जा चुकी है। कितने खनिजों की जानकारी अब तक हमें हो चुकी है? 2000 खनिजों की जानकारी हमें हो चुकी है। इनमें से कुछ ही खनिज हमारे उपयोग में आते हैं। यानी कि हमने जानकारी तो 2000 खनिजों की कर ली है, लेकिन इनमें से कुछ ही खनिज हैं जो हमारे मतलब के हैं, जो जिसको हम उपयोग में लेते हैं। अदरवाइज जो और खनिज हैं वो हमारे मतलब के या उपयोग के नहीं हैं। हाँ, ज्ञान प्रकाश पांडे, धन्यवाद। सर आसानी से समझाइए। हाँ बेटा, आसानी से समझाएंगे। जय मिश्रा भी हमसे जुड़ चुके हैं। वीडियो को लाइक करते रहिए। देखिए, मेरी एनर्जी कहीं ना कहीं डाउन हो जाती है, बच्चे ज्यादा होते हैं और लाइक कम होता है, तो फिर मेरे अंदर का जो शेर है वो सो जाता है। अगर आप लाइक नहीं करोगे तो वो शेर सोता ही रहेगा, जागेगा नहीं। लाइक कर दोगे तो शेर जग जाएगा और बड़े खतरनाक तरीके से आपको पढ़ाने का प्रयास करेगा। तो बेटा ये क्या है? ये हमने खनिज की परिभाषा आपको बताई। देखिए, ये परिभाषा जो मैंने आपको बताई है थोड़ी देर पहले किताब वाली, ये याद रहे ना रहे, लेकिन जो मैंने सरल परिभाषा बताई है इसको आप कभी जिंदगी में नहीं भूल सकते। है ही इतनी सरल परिभाषा। खान से प्राप्त होने वाले भौतिक पदार्थ को खनिज बोलते हैं। अब तक हमने कहीं ना कहीं 2000 खनिजों की खोज कर रखी है, लेकिन उसमें से कहीं ना कहीं कुछ ही खनिज ऐसे हैं जो हमारे उपयोग के या हमारे मतलब के हैं। बंस फैंस क्लब, भुजी समा भी जल सकती है, तूफान से कश्ती भी निकल सकती है, होके मायूस यूं ना अपने इरादे बदल,
तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। वाह मेरे लाल वाह, बहुत दिनों बाद कुछ खतरनाक सी शायरी मुझे सुनने को या देखने को मिली है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हम बिल्कुल आएंगे, सारी बातों पर आएंगे बेटा, सारी बातों पर आएंगे बिल्कुल। चलिए, तो ये हमारी खनिज की परिभाषा हुई। अब देखते हैं और देख लीजिए और थोड़ा जानकारी ले लीजिए। एक विशेष खनिज को किन्हीं खनिजों के मिश्रण से प्राप्त किया जाता है जो उसकी भौतिक तथा रासायनिक दशाओं पर निर्भर करता है। इसके परिणाम स्वरूप इसमें रंग, कठोरता, चमक तथा घनत्व आते हैं। भूवैज्ञानिक इन्हीं आधारों पर खनिजों का वर्गीकरण करते हैं। आइए देखते हैं हम खनिज कितने प्रकार के होते हैं, खनिज कितने प्रकार के नहीं होते, इन सभी बातों को हम देखने का प्रयास करते हैं। सर वैक्सीन लगवाने के बाद क्यों दर्द हो रहा है? अरे मेरे लाल, वैक्सीन क्या है आप जानते हो, विज्ञान के विद्यार्थी हो। वैक्सीन क्या है? वैक्सीन आपके शरीर में एंटीबॉडी का काम करती है। यानी कहने का मतलब एक कोरोना वायरस वैक्सीन के जरिए से आपके शरीर में छोड़ दिया गया है। यानी कि एक तो कोरोना वायरस बाहर है जिससे हमें बचाव करना है, उसी कोरोना वायरस का एक ऐसा ही रूप बना के वैक्सीन के रूप में, जिसको आप वैक्सीन बोलते हो, वो खुद एक वायरस होता है, उसको हम अपने शरीर में वैक्सीन के जरिए से, इंजेक्शन के जरिए से लगवाते हैं। अब काम क्या वो करता है, जैसे ही कोरोना वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करेगा, जिसे आप बोलते हो ना इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है उससे। इसका क्या मतलब है, जैसे ही कोरोना वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करेगा, जब वो वैक्सीन हमारे शरीर में असर करेगी यानी एंटीबॉडी बना देगी, तो जो वो एंटीबॉडी है, जो मरा हुआ वायरस है जो हमारे शरीर में वैक्सीन के जरिए से गया है, वो क्या करता है, जो सामने से वायरस आया है, कोरोना वायरस जिसको आप बोल रहे हो, उससे लड़ने का काम करता है। कौन? जो वैक्सीन के जरिए से वायरस आपके शरीर में प्रवेश कराया गया है, वह वायरस जो कोरोना वायरस है उससे लड़ने का काम करता है। यानी हमारे शरीर में इतनी ताकत आती है कि जो सामने से वायरस आया है उसका मुकाबला कर सके। जब दोनों में मुकाबला होता है, लड़ाई होती है, झगड़ा होता है दोनों में, तो हमारे शरीर में मूवमेंट होता है। आप बताइए, कहीं दो लोग लड़ रहे हों तो क्या वहां पर मूवमेंट नहीं होगा, हलचल नहीं होगी? होगी सर, बिल्कुल। ऐसे ही हमारे शरीर में जब दो वायरस, एक जिंदा कोरोना वायरस, एक मरा हुआ वायरस जिसे आप वैक्सीन बोलते हो, हमारे शरीर में प्रवेश कराया जाता है, तो उनके बीच में लड़ाई होती है। क्या होता है? लड़ाई होती है। लड़ाई किस बात की? एंटीबॉडी ये कहती है कि मैं तुझे शरीर के अंदर नहीं जाने दूंगी, लेकिन कोरोना वायरस ये कहता है कि नहीं, मैं तो शरीर के अंदर ही जाऊंगा। अब लड़ाई हो रही है। अब लड़ाई होती है तो हमारे शरीर में हलचल होने लगती है। हलचल होती है तो हमें बुखार आता है, जिसको आप कहते हो कि सर वैक्सीन लगवाने के बाद थोड़ी दिक्कत हो रही है। वह दिक्कत कुछ नहीं होती, दो वायरस आपस में लड़ते हैं, उसकी हमारे शरीर में हलचल होती है। ठीक, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि वैक्सीन लगवाने के बाद बुखार वगैरह क्यों आता है। आदित्य तिवारी बिल्कुल आप जुड़ चुके हैं, नमस्कार। आइए बच्चों देखते हैं खनिजों के प्रकार। क्या देखते हैं हम? खनिजों के प्रकार। खनिजों का वर्गीकरण सामान्य तथा वाणिज्यिक उद्देश्य से निम्न प्रकार से किया जाता है। खनिजों का प्रकार जो किया जा रहा है, हम यहां आपको बताने का प्रयास करेंगे। एक होता है बेटा धात्विक खनिज। क्या? एक होता है धात्विक खनिज और एक होता है अधात्विक खनिज, और एक होता है ऊर्जा खनिज। यहां पर खनिजों को तीन प्रकार की श्रेणी में बांट दिया गया है। उसमें से धात्विक खनिज भी कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। पहला तो होता है लौह खनिज, दूसरा होता है अलोह खनिज, और तीसरा होता है बहुमूल्य खनिज। लौह खनिज क्या होते हैं? जिसमें लोहे का अंश पाया जाता है, जैसे लोह अयस्क, मैग्नीज, निकल वगैरह, ये क्या है? सब लौह खनिज के उदाहरण हैं। अलोह खनिज क्या होते हैं? जिसमें लोहा नहीं होता, जैसे तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट, ये अलोह खनिज के उदाहरण हैं। तीसरा होता है बहुमूल्य खनिज, कहने का मतलब सोना, चांदी, प्लेटिनम। इस प्लेटिनम के बारे में आप ध्यान रखिए, ये प्लेटिनम सोने से भी ज्यादा महंगा होता है। ये प्लेटिनम सोने से भी ज्यादा महंगा होता है। आपने यदि हनी सिंह को देखा होगा,
यो यो हनी सिंह को सुना होगा, गाने सुने होंगे। हनी सिंह एक चैन पहन के आता है, आपने देखिएगा, आप देखना कभी ना कभी, अगर आपने नहीं देखी, वह चैन या जितने भी आभूषण हैं हनी सिंह प्लेटिनम के पहनता है। किसके पहनता है? प्लेटिनम के। अगर उसको भी नहीं देखा तो सलमान खान को देखा होगा। सलमान खान के हाथ में एक ब्रेसलेट रहती है, देखा है कि नहीं आपने? ऐसे ब्रेसलेट पहना रहता है, वह भी प्लेटिनम की होती है। ध्यान रखना, बहुत ही महंगी है ये प्लेटिनम। उसके बाद अधात्विक देखोगे, अधात्विक का मतलब होता है जिसमें धातुओं के गुण नहीं होते, जैसे कि अभ्रक हो गया, नमक हो गया, सल्फर हो गया, ये सभी अधात्विक खनिज के उदाहरण है। उसके बाद ऊर्जा खनिज भी है, जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस, यानी कि ऐसे खनिज जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, उसको ऊर्जा खनिज के नाम से हम लोग जानते हैं। तो मेरे ख्याल से मोटे तौर पर अभी हम देखेंगे इस चैप्टर में, एक एक को डीपली देखेंगे, बिल्कुल अंदर जाके देखेंगे। अभी हमने मोटे तौर पर आपको इस स्लाइड के जरिए से बताने का प्रयास किया है। खनिज मुख्यतः 3 प्रकार के हैं यहाँ पर, धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिज भी 3 प्रकार का है, जिसमें लोहे की मात्रा होती है, जिसको लोह खनिज बोलते हैं। जिसमें लोहे की मात्रा नहीं होती, जिसको अलोह खनिज बोलते हैं। और कुछ बहुमूल्य खनिज होते हैं, ये हो गए धात्विक के प्रकार। उसके बाद अधात्विक, जिसमें कि धातुएं नहीं होती हैं, अभ्रक वगैरह, नमक वगैरह, सल्फर वगैरह। उसके बाद ऊर्जा खनिज, ऐसे खनिज जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है, उनको हम ऊर्जा खनिज के नाम से जानते हैं। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बिल्कुल। प्राकृतिक गैस यानी, हाँ बेटा, सीएनजी, बिल्कुल ले लीजिए स्क्रीनशॉट। सेंटर सर कहां पर है? किस बात का सेंटर बेटा, बताइए किस चीज का सेंटर? अंकुश कुमार, क्या कहना चाहते हो? किस चीज का सेंटर पूछ रहे हो आप? सर प्लेटिनम कितने रुपए का आता है? अच्छा जय मिश्रा, बेटा मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैंने कभी नहीं खरीदा। हाँ लेकिन पढ़ा है मैंने, मैं जानता हूं प्लेटिनम बहुत महंगा आता है। एक और गैस है एलपीजी, अलग होती है। हाँ सर साइड में हो जाइए, लो हो गए साइड में। तो मेरे ख्याल से खनिज के प्रकार आप लोग समझ चुके होंगे, ये खनिज के प्रकार होते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। शिवा तिवारी जी जुड़ चुके हैं, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। अच्छा, क्लास का, हाँ हमारा स्टूडियो जहां से हम क्लास लेते हैं, ये आपके दिल्ली के मुखर्जी नगर में स्थित है, वहां से हम आपको लाइव पढ़ा रहे हैं। साक्षी सर आप कहां से हो? अरे मेरी लाली, आपको बताया तो था हमने एक दिन, हम भारत के सबसे बड़े प्रदेश जो जनसंख्या की दृष्टि से है, उस प्रदेश के रहने वाले हैं। आप समझ जाइए कौन सा वो प्रदेश है। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। चलिए, हाँ खनिजों की उपलब्धता, खनिज मिलते क्या हैं, खनिज कहां पाए जाते हैं, अब इस प्रश्न का आंसर देखने का प्रयास करेंगे। खनिज सामान्य रूप से अयस्कों में पाया जाता है। किसी खनिज में अन्य तत्वों अथवा अवयवों के मिश्रण से बनी संरचना के लिए अयस्क को प्रयुक्त किया जाता है। अयस्क क्या होता है बेटा? अयस्क का मतलब है कि खनिज, खनिज के अलावा और भी कुछ तत्व मिल जाते हैं, उसको हम अयस्क नाम देते हैं। यानी कि जहां हमारा खनिज पाया जाएगा, उसमें 2-3 तत्व और पाए जाएंगे, उसको हम अयस्क के नाम से बोलते हैं। मान के चलिए ये हमारा अयस्क है। क्या है? ये हमारा अयस्क है। इसमें खनिज भी है, 2-3 प्रकार के और तत्व भी हैं, तो इस संरचना को हम लोग अयस्क के नाम से जानेंगे। इसका फिर क्या किया जाएगा? सांद्रण किया जाएगा, अयस्क से खनिज को निकाला जाएगा बाहर विभिन्न विधियों के द्वारा। ये आपको विज्ञान में पढ़ना है, सामाजिक विज्ञान में इसका जिक्र आपके सामने नहीं किया गया। प्रिंस कुमार मेरा रिप्लाई नहीं देते? अच्छा बेटा, तो क्या पूछा है आपने, क्या रिप्लाई चाहिए? यूपी में कहां से हो? अच्छा चलिए फिर हम आपको एक हिंट दे देते हैं,
उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही खूबसूरत जिला है जहां पर खाने की हींग जो सब्जी में डाली जाती है और जो होली पर रंग होते हैं वो लगाए जाते हैं, सबसे फेमस है। देश विदेश में उस जिले की हींग और कलर फेमस हैं। हम उस जिले के रहने वाले हैं। अब आप अंदाजा लगा लीजिए। ठीक, तो ये क्या है? अयस्क। खनिज तथा महत्वपूर्ण हो सकते हैं जब अयस्क में उनकी उपस्थिति पर्याप्त मात्रा में हो। खनिज तब क्या खनिज महत्वपूर्ण हो सकते हैं जब अयस्क में उनकी मात्रा ज्यादा से ज्यादा हो। मान के चलिए अभी हमने आपको बताया ये अयस्क है, अगर इसमें खनिज की मात्रा ज्यादा है तो ये अयस्क या खनिज बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका निकालेंगे हम लोग, सॉल्यूशन भी करेंगे, वो आपको विज्ञान में पढ़ना है, सामाजिक विज्ञान में उसका जिक्र नहीं किया गया है। खनिजों की सुविधा खनिजों के निर्माण और संरचना पर अधिक निर्भर करती है। खनन की सुविधा से ही खनिजों के मूल्य तय किए जाते हैं। हमें उन सेल समूहों को समझना चाहिए जिनमें खनिजों के अयस्क पाए जाते हैं। खनिज निम्नलिखित सेल समूहों में पाए जाते हैं। कहने का मतलब खनिज कहां पर पाए जाते हैं? चट्टानों में या सेलों में आपके खनिज देखने को मिलेंगे। देखते हैं कौन कौन सी चट्टानें हैं जहां पर खनिज हमें देखने को मिलेगा, उनका प्रकार देखेंगे। सर अयस्क का डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? अभी बताया था बेटा, मैंने आपको बताया है क्या कि जब किसी खनिज में अन्य पदार्थ मिले होते हैं उस संरचना को हम लोग अयस्क के नाम से जानते हैं। ऐसे लिख दीजिए। अयस्क क्या होता है? देखिए आपका अयस्क ही चट्टानों में पाया जाता है, डायरेक्ट खनिज नहीं पाया जाता। खनिज डायरेक्ट नहीं मिलेगा आपको, खनिज आपको अयस्क के रूप में मिलेगा। जैसे मान के चलिए ये आकृति है, ये अयस्क है आपका, इसमें मिला होगा आपका खनिज। क्या मिला होगा? इसमें खनिज मिला होगा। हम विभिन्न विधियों के द्वारा, विज्ञान में पढ़ेंगे, विभिन्न विधियों के द्वारा इस अयस्क से खनिज को दूर कर लेंगे। क्या कर लेंगे? इस अयस्क से खनिज को निकाल लेंगे, तब हमें शुद्ध रूप से खनिज की प्राप्ति होगी। अदरवाइज आप सोचो कि सर खनिज क्या डायरेक्ट पृथ्वी में मिलते हैं? नहीं, वह अयस्क के रूप में देखने को मिलते हैं। अयस्क का शुद्धिकरण किया जाता है, तब आपको खनिज उसमें से निकाल के दिया जाता है। अयस्क का मतलब है उसमें खनिज भी होगा, उसमें मिट्टी भी होगी, उसमें बहुत प्रकार के तत्व पाए जाएंगे। उसमें से फिर हम अलग क्या करेंगे? खनिज का निर्माण करेंगे या खनिज को वहां से निकालने का प्रयास करेंगे। सर कितने रुपए पाए हैं? कहां पर पाए हैं बेटा रुपए? हाँ, हाथरस, बिल्कुल हाथरस से हैं हम। ठीक, तो चलिए कौन कौन सी चट्टानें हैं इनको देखने का प्रयास करते हैं बेटा। आग्नेय तथा कायांतरिक चट्टानों में खनिज मिलते हैं। कौन कौन सी चट्टानों में? आग्नेय चट्टान, कायांतरिक चट्टान, इनमें खनिज आपको देखने को मिलेंगे। जो उन चट्टानों की दरारों, जोड़ों, भ्रंशों तथा छिद्रों में उपस्थित होते हैं। यह छोटे जमाव की सिराओं से लेकर बृहद परतीय जमाव तक हो सकते हैं। खनिजों का निर्माण चट्टानों की उस अवस्था में होता है जब यह तरल अथवा गैसीय अवस्था में भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं और ठंडा होने की प्रक्रिया में जब जम जाते हैं। ऐसी चट्टानों में धात्विक खनिज जैसे जस्ता, तांबा, धात्विक अधात्विक होगा ये, हाँ धात्विक मान लीजिए, धात्विक क्योंकि धात्विक का एक प्रकार है अलोह वाला। जस्ता, तांबा, सीसा इत्यादि को सिराओं अथवा जमावों के यप में पाया जाता है रूप में। अब देखिए ये क्या बता रहा है, इसको मैं एक लाइन में आपको समझा देता हूं, जरा समझिए। चट्टानें क्या है, आग्नेय चट्टान वगैरह क्या है, इसको समझिए। अब मैं आपको इसका पूरा डिटेल समझा देता हूं, कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप जानते हो पृथ्वी के गर्भ से क्या, पृथ्वी के गर्भ से क्या निकलता है? मैग्मा। लावा का नाम सुना है? लावा। पृथ्वी के गर्भ से क्या निकलता है? लावा। आप कहोगे सर कैसे निकलता है? मैग्मा का नाम सुना है, जिसको लावा भी बोला जाता है। समझिए जरा इसको क्या है। ये हमारी पृथ्वी, बड़ा डिटेल में बता रहा हूं आपको, हमारी पृथ्वी कई प्लेटों पर टिकी हुई है। यानी हमारी पृथ्वी पर 7 बड़ी प्लेट हैं। यानी कि जिस स्थल पर हम लोग रहते हैं
यह प्लेटों के रूप में है। तो हमारी पृथ्वी पर 7 बड़ी बड़ी और 22 से 23 छोटी छोटी प्लेटें हैं। होता क्या है, जब कोई दो प्लेट, क्या बेटा, जब कोई दो प्लेट दूर जाती हैं एक दूसरे से, जब कोई दो प्लेट दूर जाती हैं एक दूसरे से, तो इनके बीच में थोड़ी जगह हो जाती है। यहां से पृथ्वी के गर्भ से क्या निकलता है, ये मैग्मा। पृथ्वी के गर्भ से क्या निकलता है, ये मैग्मा। पृथ्वी के गर्भ से क्या निकलता है, ये मैग्मा, तरल पदार्थ की मात्रा में, तरल रूप में। अब बेटा ये क्या होता है, ये धीमे धीमे ठंडा होने लगता है, जमने लगता है। स्वाभाविक बात है, ठंडा होगा तो ये जम जाएगा। अब जम जाएगा तो ये क्या कर लेगा, ये आपकी चट्टानें बन जाएंगी, जिनको हम लोग आग्नेय चट्टान कहते हैं। आग्नेय शैल या आग्नेय चट्टान के नाम से हम लोग जानते हैं। इन्हीं चट्टानों में क्या होगा, इन्हीं चट्टानों में आपके खनिज यानी दरारें पड़ जाती हैं। क्या पड़ जाता है, दरारें। जब ये ठंडी होंगी तो इनमें दरारें पड़ने लगती है। इन्हीं चट्टानों में आपके खनिज देखने को मिल जाएंगे। किन्हीं चट्टानों में, इन्हीं चट्टानों में। ये आग्नेय चट्टान है जो मैंने आपको बताया है, ये आग्नेय चट्टान है, यहां पर आपको खनिज देखने को मिल जाएगा। शिवानी रमन, हेलो सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बेटा। मेरे ख्याल से चट्टान समझ में आया। आग्नेय चट्टान क्या होती है, जब पृथ्वी, जब दो प्लेटें, आपको पता है हमारी पृथ्वी 7 बड़ी बड़ी प्लेटें के रूप में या 22 से 23 छोटी छोटी प्लेटों के रूप में है। प्लेट का मतलब जानते हो, ये पूरी पृथ्वी है, तो पृथ्वी प्लेटों के रूप में है। 1 प्लेट, 2 प्लेट, 3 प्लेट, ऐसी 7 बड़ी बड़ी और 22 से 23 छोटी छोटी प्लेटें हैं। जब दो प्लेट आपस में दूर जाती हैं, एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो इनके बीच में थोड़ी जगह हो जाती है और यहां से पृथ्वी के गर्भ से तरल मैग्मा जाके जम जाता है, जो आग्नेय चट्टान का निर्माण कर देता है। बड़ा ही लॉजिक है। बड़ी बड़ी उच्च कक्षाओं में इस टॉपिक को पढ़ाया जाता है, लेकिन मैंने आपको कक्षा 10 में ही इसको पढ़ा दिया। तो ये आग्नेय चट्टान है। इनसे क्या होगा, जब ये ठंडी होंगी, दरारें पड़ने लगेंगी, इनमें ही आपको धात्विक खनिज देखने को आपको मिल जाएंगे। बताइए, यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? बताइए, यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? सर मैग्मा क्या है? मैग्मा पृथ्वी के गर्भ में बेटा, पृथ्वी के गर्भ में बहुत ही टेम्परेचर ज्यादा है, बहुत ही टेम्परेचर ज्यादा है। तो पृथ्वी के गर्भ में एक तरल पदार्थ बाहर निकलता है, तरल पदार्थ बाहर निकलता है, तरल पदार्थ। अब पृथ्वी के गर्भ में क्या है, पृथ्वी के गर्भ में लोहा भी है, निकल भी है, मैग्नीशियम भी है, सिलिकॉन भी है, सब कुछ है। तो पृथ्वी के गर्भ से वह पिघल के बाहर आता है मैग्मा के रूप में, और इतना ज्यादा टेम्परेचर है पृथ्वी के अंदर, आज तक इस पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति पृथ्वी के सेंट्रल में, पृथ्वी के केंद्र में नहीं जा पाया। इतना ज्यादा टेम्परेचर है। आप समझ सकते हो कितना भयानक टेम्परेचर होगा। अब क्या है, जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो पृथ्वी के गर्भ में जैसे कि निकेल हो गया और आपका आयरन हो गया, ये बहुत प्रकार के पदार्थ देखने को मिल जाएंगे। यही गर्म होकर, तरल होकर मैग्मा के रूप में बाहर निकलते हैं। ज्वालामुखी, ज्वालामुखी का नाम सुना है आपने? ज्वालामुखी का भी निर्माण बेटा इसी कंडीशन के आधार पर होता है। ज्वालामुखी ही ऐसे बनता है, यही प्रक्रिया होती है ज्वालामुखी के बनने की, यही प्रक्रिया होती है ज्वालामुखी के बनने की। ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है। कक्षा 12 में आपको यदि आप भूगोल पढ़ोगे तो वहां पर देखने को मिल जाएगा। ठीक सर, मैग्मा क्या है? शिवा तिवारी बता तो दिया बेटा मैग्मा क्या है। अब क्या है, ये चट्टानों के रूप में जम जाएगा। ये क्या होगा, चट्टानों के रूप में जम जाएगा। तो इसके नीचे से, गर्भ से बेटा निकेल, आयरन, बहुत प्रकार के पदार्थ थे, ये इसके गर्भ में क्या होंगे, गर्भ से निकल के क्या होंगे, इसके साथ जम जाएंगे। क्या होंगे, इसके साथ जम जाएंगे। जैसे एक उदाहरण समझिए, जब आप आइसक्रीम बनाते हो तो आइसक्रीम मतलब दूध वाली आइसक्रीम बनाते हो, फ्रीज में रखते हो दूध वाली आइसक्रीम को, तो आइसक्रीम में बहुत सारी चीजें डालते हो, इलायची भी डालते हो, मेवा वगैरह सब कुछ डालते हो। जब वह जम जाती है, ठंडी हो जाती है,
कोई भी वस्तु ठंडा होने पर जमेगी, ऐसे ही यहां पर ये आपका मैग्मा जमा। अब क्या हुआ, अब आपने जो आइसक्रीम को बनाया, जब आइसक्रीम जम जाएगी, टाइट हो जाएगी, तो जो आपने इलायची या जो भी कुछ मेवा डाली है वो उसी के अंदर आपको देखने को मिलेगी। ऐसे ही यहां पर सेम स्थिति होती है। जो हमारा निकेल, आयरन, बहुत प्रकार के पदार्थ थे, ये गर्म होके, तरल होके तो बाहर निकला था, लेकिन अब जम गया। कहने का मतलब चट्टान के रूप में ये आकृति हमको देखने को मिलेगी। गर्भ मतलब होता है अंदर का। चलिए गर्भ भी समझाते हैं, सुना नहीं है? गर्भ का मतलब होता है अंदर का। ये पृथ्वी है आपकी, क्या है? ये पृथ्वी है। ये सतह पर रहते हैं हम लोग, यहां रहते हैं हम लोग, ये यहां पर रहते हैं बेटा हम लोग। ये पृथ्वी की सतह है, यहां पर रहते हैं हम लोग। ये पृथ्वी का गर्भ है, यानी अंदर आओगे, ये क्या है? पृथ्वी का गर्भ। ये क्या है? पृथ्वी का गर्भ। ये क्या है? पृथ्वी का गर्भ। सब कुछ गर्भ है। ये हम लोग सरफेस पर रहते हैं, स्थल मंडल पर रहते हैं। ये है पृथ्वी का स्थल मंडल, जहां पर हम लोग रहते हैं। अब हमें नीचे आना है। नीचे आएंगे तो ऐसे करके, और आप यकीन नहीं मानोगे, 32 मीटर नीचे जाने पर, 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। ध्यान रखिए, पृथ्वी के गर्भ में केंद्र तक, पृथ्वी के केंद्र तक अभी कोई ऐसा लाल पैदा नहीं हुआ, या कोई ऐसी लाली पैदा नहीं हुई जो पृथ्वी के केंद्र को देख के आया हो। नहीं रहते सर यहां। दिव्या शुक्ला तो कहां रहते हैं? क्या मंगल ग्रह पर रहते हो आप लोग? ठीक, चलिए। हाँ, जय हिंद जय भारत। बिल्कुल बेटा, जय हिंद जय भारत। आते हैं अपने वापस टॉपिक पर। तो ये हमने क्या समझा बेटा? चट्टान समझी हमने। ये हमने आपको समझा दिया। ये क्या था? ये सिर्फ हमने एक स्ट्रक्चर के माध्यम से ही आपको सबको समझा दिया। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अवसादी चट्टानों के विभिन्न स्तरों तथा परतों में कई खनिज पाए जाते हैं। इनका निर्माण क्षैतिज परतों के रिक्षेपण से होता है। लौह अयस्क तथा कोयले का निर्माण लंबे समय तक अत्यधिक दबाव तथा तापक्रम में जमाव के उपरांत होता है। अवसादी चट्टानों की दूसरी श्रेणी में जिप्सम, पोटास, सोडियम, लवण इत्यादि बनते हैं। इनका निर्माण शुष्क प्रदेशों में बाष्पीकरण के परिणाम स्वरूप होता है। अब समझिए ये अवसादी चट्टानें क्या होती हैं। ये अवसादी चट्टानें देखिए। अभी हमने क्या देखा? हमने देखा अभी आग्नेय चट्टान के बारे में। किसके बारे में? आग्नेय चट्टान के बारे में। चलिए अब अवसादी चट्टानों के बारे में हम देखने का प्रयास करते हैं। अवसादी चट्टानें क्या होती है? देखिए, अभी हमने ये 2 प्लेटों को दिखाया था, यहां पर पृथ्वी की 2 प्लेटों को दिखाया था। क्या? पृथ्वी की 2 प्लेटों को दिखाया था। एक बात और समझ लीजिए मेरे लाल और लालियों, जो भूकंप आते हैं ना, जो भूकंप आप कहते हो कि सर भूकंप आता है, या कई ऐसी जगह है वहां पर ज्यादा भूकंप आते हैं, तो वो जगह होगी प्लेट के किनारे होते हैं बेटा। जब प्लेट आपस में गति करती हैं तो थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे हलचल होने लगती है। जैसे मान के चलिए ये कोई 2 प्लेट है, क्या है? एक प्लेट ये रही, एक प्लेट ये रही। तो प्लेटों में क्या होती है बेटा? प्लेटों में गति होती है। एक होती है अभिसारी गति और एक होती है अपसारी गति। अब समझिए अभिसारी गति का क्या मतलब है। एक प्रकार तो ये प्लेटें दोनों आपस में क्या होंगी? ये 2 प्लेट हैं तो ऐसे 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 करके आएंगी, तो जब जुड़ेंगी तो थोड़ी बहुत हलचल होगी, ऐसे होगा। तो यहां पर जो कंट्रीज होती हैं, यहां पर जो देश होते हैं, वहां पर आपको सबसे ज्यादा भूकंप देखने को मिलेंगे। जैसे कि जापान वगैरह। जापान प्लेट के किनारे पर है बिल्कुल। एक स्थिति तो यह हो सकती है जब 2 प्लेटें आपस में गति करती हैं एक दूसरे के बराबर में, और एक कंडीशन होती है कि प्लेटें क्या हो? दूर जा रही हो, एक दूसरे से दूर जा रही हो। ध्यान रखना, मैं आपको आज ऐसा कंसेप्ट बता देता हूं, जिंदगी में आप कभी नहीं भूलोगे, जिंदगी में आप कभी नहीं भूलोगे। हाँ बिल्कुल, ध्यान रखिए। तो पहले इसको समझ लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं भूकंप क्यों आते हैं। अवसादी चट्टानें क्या है इसको समझा देता हूं मैं। तो 2 प्लेटें हैं बेटा, एक प्लेट ये रही आपकी, एक प्लेट आपकी ये रही। जब 2 प्लेटें क्या होंगी? 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी, एक दूसरे से दूर जाएंगी, स्थिति वही होगी, मैग्मा निकलेगा पृथ्वी के गर्भ से, मैग्मा निकलेगा और जाके
जम जाएगा, ठंडा होगा। ये तो हो गई आपकी आग्नेय सेल। अब बहुत वर्षों के बाद ये आग्नेय सेल क्या होगी, हवा के द्वारा अपर्दन होगा, हवा के द्वारा अपर्दन होगा। बहुत सालों के बाद पानी, मिट्टी, हवा सबके द्वारा अपर्दन होगा, ये बदल जाएगी अवसादी चट्टानों में। किसमें? अवसादी चट्टानों में। अवसादी चट्टान अवसादी चट्टानों में परिवर्तित हो जाएगी, परतों के रूप में आपको देखने को मिल जाएगी। महादेव शंभू, बेटा ऐप पर कुछ काम चल रहा है, आपकी रविवार तक ऐप पर कोई क्लास नहीं होगी, यूट्यूब पर ही होगी। अब देखिए, मैं आपको यहां जब प्लेटों की बात हो रही है तो मैं आपको एक बात और बता देता हूं। देखिए, आपके जो पर्वत होते हैं ना, क्या पर्वतों का निर्माण कैसे होता है, जरा इसको देखिए। पृथ्वी पर पर्वत कैसे बनते हैं, जैसे कि वलय पर्वत क्या होता है, हमारा हिमालय जो पर्वत है वलित पर्वत का उदाहरण है। हमारा हिमालय वलित पर्वत का उदाहरण है। एंडीज पर्वत बलित पर्वत का उदाहरण है। रॉकी पर्वत बलित पर्वत का उदाहरण है। सर, ये बलित पर्वत क्या होता है? बहुत ही आसान है, आप इसको चुटकियों में समझ सकते हो। बहुत सारे लोग नहीं समझ पाए आज तक कि बलित पर्वत क्या है, लेकिन आप चुटकियों में समझने वाले हो। देखिए, मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया कि बेटा दो प्लेटें होती हैं। क्या होती है? दो प्लेटें। ये तो ज्यादा ही बड़ा बना दिया, बहुत ही मजेदार कंसेप्ट है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। दो प्लेटें हैं बेटा, ये वाली, ठीक, बिल्कुल दो प्लेटें हैं। एक प्लेट ए है और एक प्लेट ये बी है। बहुत ही रोचक है, जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। जब बेटा ये आपस में क्या करती हैं, आपस में एक दूसरे के गति करती हैं, जैसे एक प्लेट ए है, एक प्लेट ए, तो ये आपस में धीरे 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 ऐसे आएंगी। टकराने के बाद क्या होता है, जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। एक इसमें हल्की होगी, एक भारी होगी, ये सब लोग जानते हैं हम लोग। कोई प्लेट हल्की हो सकती है और कोई प्लेट भारी हो सकती है। अब बेटा क्या होगा, जब हमारी एक प्लेट हल्की हो, एक प्लेट भारी हो, तो जो भारी प्लेट है वो तो क्या होगी, कोई बता सकता है मेरा लाल? जैसे कि दो प्लेटें हैं, दो प्लेटों के आपस में टक्कर होगी, तो हल्की प्लेट नीचे जाएगी कि भारी प्लेट नीचे जाएगी, जल्दी से बताइए। हल्की प्लेट नीचे जाएगी कि भारी प्लेट? देखिए, दो प्लेटें हैं, आपस में ऐसे टक्कर होगी, तो जो भारी प्लेट है वो अपने स्थान पर रहेगी, जो हल्की वाली प्लेट है वो थोड़ी नीचे चली जाएगी। तो जरा देखने का प्रयास कीजिएगा। जो हमारी जो भारी प्लेट थी, जो हमारी भारी प्लेट थी, थोड़ा सही से नहीं बन पा रहा, कोई बात नहीं। जो हमारी भारी प्लेट थी वो तो एक जगह रही, लेकिन जो हल्की प्लेट थी वो थोड़ा मुड़ गई। क्या हो गई? थोड़ा मुड़ गई, ऐसे करके मुड़ गई। जब टक्कर हुई इन दोनों में तो ये ऐसे करके मुड़ गई। भारी प्लेट अपनी जगह पर ही है, इसको कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे इसका उदाहरण देखिए, कोई एक मोटा आदमी है और कोई एक पतला आदमी है, दोनों आपस में टक्कर करें, मोटे आदमी को नुकसान नहीं होगा, अपनी जगह पर खड़ा रहेगा। लेकिन जो हल्का है या तो वो ऊपर चला जाएगा या साइड से इधर उधर हो जाएगा। ऐसे ही भारी प्लेट अपनी जगह पर रही, जो हल्की प्लेट थी उसमें क्या हो गया? वलय पर गया। उसमें क्या हो गया? वलय पर गया। ये मुड़ गई, ये वाली प्लेट, ये वाली प्लेट क्या हो गई? मुड़ गई। इससे बनता है बेटा ये जो आकृति बनी आपकी, इसको बोलते हैं हम पर्वत। इसको बोलते हैं पर्वत। और कैसा पर्वत? वलित पर्वत। कैसा पर्वत? वलित पर्वत। वलित पर्वत का निर्माण प्लेटों की गति के फलस्वरूप होता है। यानी कहने का मतलब, जब दो प्लेटें आपस में टकराई, एक हल्की है एक भारी है, तो क्या हुआ? हल्की प्लेट थोड़ी क्रैक हो गई, मुड़ गई, वलय आ गया उसमें, जो कि किसकी आकृति ले ली उसने? ये जो प्लेट थी इसने आकृति ले ली आपकी पर्वत की, वलय पड़ गया। इसको बोलते हैं वलित पर्वत। तो जो आपका हिमालय है, क्या है बेटा? आपका हिमालय वो किसका उदाहरण है? वलित पर्वत का। आपने पढ़ा भी होगा कि हिमालय एक वलित पर्वत का उदाहरण है। ठीक,
तो मेरे ख्याल से आप ये भी समझ चुके होंगे ये बलित पर्वत क्या होता है। चलिए, और ज्वालामुखी का निर्माण कैसे होगा? आप जानते हो, जब दो प्लेटें क्या करेंगी बेटा, एक दूसरे से दूर जाएंगी। दो प्लेटें क्या होंगी, एक दूसरे से दूर जाएंगी। ये दो कोई प्लेटें थी, ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो कैसी स्ट्रक्चर बनेगी? ऐसी वाली। कैसी? ऐसी वाली। थोड़ा इसमें क्या हो जाएगा, गैप हो जाएगा। जब दूर जाएंगी तो स्वाभाविक बात है, तो पृथ्वी के गर्भ से जो मैग्मा निकलेगा गरम गरम ऐसे करके, वो यहां पर जम जाएगा, ठंडा हो जाएगा, ठंडा होके जम जाएगा, जिसे आप बोलते हो कि सर ये ज्वालामुखी बन गया। इसी से ही आपकी चट्टानों का निर्माण होता है। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ चुके होंगे। इस क्लास के अतिरिक्त मैंने आपको कितनी भयानक जानकारी दे दी, आप यकीन मानोगे। इसको समझने के लिए, इस कंसेप्ट को समझने के लिए बहुत से विद्यार्थी महीनों सालों गुजार देते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि इसका निर्माण कैसे होता है, कैसे बनती हैं ये चीजें। चलिए आगे चलते हैं। तो मेरे ख्याल से आप इस चीज को समझ चुके होंगे, ठीक है। चलिए, हाँ, तो अवसादी चट्टानों में आपको क्या मिलेगा? पोटास, जिप्सम वगैरह, सोडियम वगैरह, सोडियम लवण वगैरह, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये तो पढ़ाई दिया हमने। हाँ, चलिए आगे चलते हैं। धरातलीय चट्टानों के अपघटन से भी खनिजों का निर्माण होता है। चट्टानों में उपस्थित घुलनशील तत्वों के अपरदन के उपरांत अयस्क युक्त अवशिष्ट चट्टानें बच जाती हैं। बॉक्साइट। बॉक्साइट का निर्माण इसी प्रक्रिया से होता है। यानी कि जो हमारी धरातली चट्टानें हैं, धरातल पर जो चट्टान पाई जाती हैं, उनमें से पानी वगैरह इधर उधर होता रहता है, उससे आपका बनता है बॉक्साइट, जिससे आप एल्युमिनियम प्राप्त करते हो। क्या प्राप्त करते हो? एल्युमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त होता है। तो बॉक्साइट खनिज का निर्माण इस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। कई खनिज पहाड़ियों के आधार तथा घाटियों के तलीय क्षेत्र में जलोढ़ जमावों से प्राप्त होते हैं। इसे प्लेसर निक्षेप कहा जाता है। इस निक्षेप में वैसे खनिज पाए जाते हैं जो जल के घर्षण से प्रभावित नहीं होते। इसमें सोना, चांदी, टिन, प्लेटिनम जैसे धातुओं के अयस्क प्राप्त होते हैं। मैं आपको एक और बात बताऊंगा, अभी इसको समझा दूं। महासागरीय क्षेत्रों में भी खनिजों की बृहद मात्रा उपलब्ध होती है। इनमें अधिकांश आर्थिक रूप से सार्थक नहीं है, जिनमें सामान, नमक, मैग्नीशियम तथा ब्रोमीन शामिल हैं। यह समुद्री जल से प्रगत होते हैं। महासागरीय तल में मैग्नीज ग्रंथिकाएं बड़ी मात्रा में पाई जाती है। महासागर मतलब समुद्र में नमक देखने को मिलेगा, नमक मिल जाता है, मैग्नीशियम वगैरह मिल जाता है। समुद्र में देखा होगा आपने, नमक बनता है समुद्र के पानी से, खारा पानी होता है। मैग्नीशियम वगैरह ये क्या है? ये समुद्र में देखोगे आप तो ये समुद्र में मिल जाएगा। यही बताने की कोशिश कर रहा है। हाँ, मैं आपको एक बात बता रहा था, सोना। क्या? सोना, गोल्ड। सोने के बारे में एक बात सुन लीजिए, इसको आप लोग गोल्ड बोलते हो, आभूषण बनाते हो। सोना कभी क्या होगा? शुद्ध मात्रा में नहीं पाया जाता। सोना कभी शुद्ध मात्रा में नहीं मिलेगा, और सोना इतना लिक्विड होता है कि उसके आप आभूषण नहीं बना पाओगे। जो आप अंगूठी वगैरह, चैन वगैरह, कुंडल वगैरह पहनते हो ना सोने के, वो एक्चुअल में सोना टाइट कब होता है? जब उसमें कॉपर वगैरह मिला दिया जाता है, चांदी वगैरह मिला दी जाती है, तब वह सोना हार्ड होता है। वरना सोना तरल रूप में पाया जाता है, पानी की तरह तरल पदार्थ के रूप में सोना पाया जाता है। उसमें कॉपर वगैरह मिलाया जाता है, तब वह जाके कठोर रूप अपना लेता है। तब उसके हम अंगूठी बना सकते हैं, कुछ भी बना दीजिए। और एक शुद्ध सोने का जो आभूषण होगा वह कितने कैरेट का होगा? 24 कैरेट का। ध्यान रख लीजिए, अगर आपको अपने आभूषण को चेक करना है कि हमारा आभूषण 24 कैरेट का है, तो देख लीजिएगा कि 24 कैरेट का है कि नहीं। तो क्या सर 24 कैरेट का आभूषण संभव है? नहीं, 24 कैरेट का आभूषण संभव नहीं है। आप कहोगे सर क्यों संभव नहीं है? क्योंकि मेरे लाल और लालियों, सोना तरल रूप में पाया जाता है, पानी की तरह, पानी से थोड़ा गाढ़ा होता है, या ऐसे समझ सकते हैं जो शहद होता है, शहद ऐसा पाया जाता है सोना। अब जब शहद जैसा सोना पाया जाएगा, तब वह अपने शुद्ध रूप में होगा 24 कैरेट में।
अब उससे आप आभूषण नहीं बना सकते, उसमें कुछ अशुद्धि मिलाई जाती है, जैसे कॉपर वगैरह हो गया, तब आपकी अंगूठी, चैन, जो कुछ भी आभूषण है तब उससे मिलके बनते हैं। हाँ, बंस फैन क्लब कुछ कहना चाहते हैं हमसे। रिश्तों को खुले में नहीं दिलों में रखना, रिश्तों को खुले में नहीं दिलों में रखना चाहिए। जिंदगी देख मैं तुझसे कितना बड़ा हूं, खुदा बंदे से खुद पूछ बता तेरी रजा क्या है, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। अरे वाह, क्या बात है। सर सोना देंगे कि क्या यहां? अरे मेरे पास सोना होता तो आप समझ सकते हो मैं सोने के आभूषण पहना होता, ऐसी थोड़ी घूमता। अभी तो देखो ना, तो मैं कोई रिंग वगैरह पहनता हूं, कुछ नहीं पहनता, क्योंकि मेरे पास सोना है ही नहीं। तो मेरे ख्याल से आप चीजें समझ रहे होंगे खनिज के बारे में क्या बात हो रही है। प्रणाम बेटा, प्रणाम, बिल्कुल। चलिए, भारत में खनिजों की उपलब्धता महत्वपूर्ण है, किंतु इनका वितरण असमान है। भारत में पाए तो बहुत प्रकार के खनिज जाते हैं, लेकिन कहीं ज्यादा कहीं कम। देखिए कैसे। प्रायद्वीपीय चट्टानों में कोयला, धात्विक खनिज, अभ्रक तथा अन्य अधात्विक खनिजों का संचित भंडार है। प्रायद्वीपीय भारत में, प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानों में, प्रायद्वीप के पश्चिमी तथा पूर्वी हिस्से में, गुजरात और असम की तलछटी चट्टानों में खनिज तेल के अधिकांश निक्षेप पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय शैलक्रम से पृथक राजस्थान में कई अलोह खनिज पाए जाते हैं। उत्तर भारत का जलोढ़ मैदान आर्थिक महत्व के खनिजों से विहीन है। यानी कहने का मतलब, हमारा उत्तर भारत का मैदान है जहां हम लोग रहते हैं, यहां पर खनिजों की मात्रा नगण्य रूप से देखी जा सकती है। तो सर खनिज कहां पाए जाते हैं, कहां पाए जाएंगे, जरा बताइए मैप में भारत के। चलिए बताते हैं आपको कहां पाए जाएंगे खनिज। देखिए, ये है अपना प्रायद्वीपीय भारत। ये क्या है अपना प्रायद्वीपीय भारत। ये क्या है, प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानें हैं, ये जो बीच में मैंने लगाया है। यहां पर आपको बहुत सारे खनिज देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ यहां राजस्थान और यहां असम और यहां गुजरात, यहां पर भी आपको, गुजरात में तो क्या तेल खनिज, तेल खनिज देखने को मिलेगा। असम में भी, डिगबोई में भी आपको तेल खनिज देखने को मिलेगा। और राजस्थान में अभ्रक वगैरह, संगमरमर वगैरह या आपकी कॉपर वगैरह राजस्थान में देखने को मिल जाएगा। हाँ, उत्तर भारत में जहां पर हम लोग रहते हैं, उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यहां पर जो खनिज हैं काफी नगण्य मात्रा में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो उत्तर भारत की जो जलोढ़ मिट्टी है बेटा, यहां पर आपको खनिज बहुत ही नगण्य मात्रा में देखने को मिलेंगे। देखिए, लो हमने आज क्या क्या सीखा। आज की क्लास में हमने बेटा सीखा, देखिए सीखा खनिज क्या होते हैं, खनिज। उसके बाद देखा खनिज का वर्गीकरण। उसके बाद देखा खनिज कहां पाए जाते हैं। ये 3 प्रश्नों का जवाब हमने आज की इस कक्षा से लेने का प्रयास किया। अब मुझे बताइए, किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो वो हमसे पूछ सकता है। दिव्या शुक्ला बताओ सर क्या पूछ रहे हो, पूछिए जल्दी से, क्या पूछना चाहते हो। दिव्या शुक्ला पूछिए। बताइए, किसी बच्चे को कोई डाउट, अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो वो हमसे पूछ सकता है। जल्दी से बताइए। हाँ दिव्या शुक्ला, देखिए सर, हाँ दिखाइए। तो साक्षी आपको पता लग गया होगा हम कहां से हैं।
उस दिन भी आपने कई बार हमसे पूछा था, उस दिन भी हमने बता दिया था। काफी खूबसूरत चैप्टर है ये, बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको धीमे धीमे पढ़ने का प्रयास करेंगे। संविधान के पार्ट 7 में क्या है? क्या करोगे न्यूटन यादव संविधान का पार्ट 7 जान के? है सिलेबस से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर पॉलिटेक्निक का कब चलता है? मेरे लाल पॉलिटेक्निक का नहीं चलता यहाँ। ठीक, तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे लगता है किसी भी बच्चे का कोई डाउट नहीं है, हमने सारे बच्चों की बातें देख ली। ठीक है, चलिए बच्चों, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। कल हम देखेंगे खनिजों के प्रकार। क्या देखेंगे? खनिजों के प्रकार देखेंगे कल के वीडियो में, और उससे आगे आने वाले वीडियो में 2 वीडियो के माध्यम से हम खनिजों के प्रकार देखने का प्रयास करेंगे। कौन से धात्विक खनिज हैं, कौन से अधात्विक खनिज हैं, लोह खनिज कौन से हैं, अलोह खनिज कौन से हैं। अब आगे वाले वीडियो में, आगे आने वाले वीडियो में हम इन्हीं बातों का जिक्र आपसे करेंगे। ठीक है बेटा, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।